माँ जी, कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें यहाँ पर ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं रोज रोज उठकर इन लोगों के लिए खाना बनाऊं, खिलाऊं, घर का काम करूं। नौकर नहीं हूं मैं इस घर की, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इन लोगों की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कहते हुए रूपा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुन सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बेटे सौरभ की ओर देखती है कि शायद उनका बेटा कुछ कहेगा, लेकिन सौरभ की बातें सुनकर वो और भी हैरान हो जाती है। मुझे क्या देख रही हो माँ? सही तो कह रही है रूपा। पहले से घर का सारा काम वो अकेली ही करती थी, ऊपर से ये 3-3 लोगों का बोझ, उनके खर्चे, इनका काम, सब कुछ तो उसे ही करना पड़ेगा ना। मेरी मानो, कुछ दिनों के बाद उसके ससुराल में बात करो या फिर इसकी कहीं और व्यवस्था कर दो। अब सविता जी बेटे की बात सुनकर लाचार हो गई। बेटा भी बहू की जबान बोल रहा है, एक बार भी उसे अपनी बहन का दुख समझ में नहीं आ रहा। बहू बेटे तो अपनी अपनी सुनाकर चले गए, लेकिन सविता जी वहीं पर सर पकड़ के बैठ जाती है। तभी उनके पति नरेश जी वहां पर आते हैं। सविता जी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ सविता? क्या कहा बेटे बहू ने? क्या कहा जी? जिसका हमें डर था बहू ने साफ साफ मना कर दिया कि बेटी को इस घर में नहीं रहने देगी, और बेटा भी उसी की जबान बोल रहा है। ये सुनकर नरेश जी भी चिंतित होकर सविता जी के बगल में बैठ जाते हैं। उनकी आंखों के आगे बेटी का भविष्य नाच रहा था। उनकी बेटी के आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, और भगवान ने उसके सर पर ऐसी आफत गिरा दी, ऐसी आफत भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। रोते हुए कहा सविता जी ने, अब क्या होगा हमारी बेटी का? कहाँ जाएगी वो मासूम? कुछ नहीं होगा सविता, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना कुछ जुगाड़ करूंगा। तुम टेंशन ना लो। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के बारे में सोचते सोचते तुम बीमार पड़ जाओ। अगर हम ही कमजोर हो जाएंगे तो बेटी को कौन संभालेगा? असल में सविता जी और नरेश जी की बेटी अनु की शादी के अभी 10 साल ही हुए थे। 10 साल के अंदर में 2 बच्चे भी हो गए, और अचानक ही एक दिन अनु के पति का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और अनु की सास उसे पनौती कहते हुए घर से निकाल देती है। नरेश जी ने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाया, बेटी की पूरी जिंदगी की दुहाई भी दी, लेकिन फिर भी ससुराल वाले तो ऐसे राक्षस निकले कि वो किसी भी कीमत पर अनु को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उनका साफ साफ कहना था कि जो भी लेना देना है ले लो, लेकिन मैं इस पनौती को अपने घर पर नहीं रहने दूंगी। एक तो बेटी के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ गिरने से नरेश जी और संगीता जी पहले से ही टूट गए थे, उसमें उनकी इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। इसलिए दोनों ही चुपचाप अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। उन्हें लगा एक ही बेटा है, इतना बड़ा घर है, बेटी भी रह लेगी आराम से, जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आने के बाद बहू ने अपना रंग दिखा दिया। साथ साथ बेटे को भी बहन बोझ लगने लगी थी। वो बहन जो सालों से उसके हाथों पर राखी बांधकर अपनी रक्षा की कसम लेती आई है, आज जब उस कसम को निभाने का टाइम आया तो सौरभ ने मना कर दिया, उसे बोझ कहते हुए। सविता जी के साथ साथ नरेश जी के भी आंखों में आंसू थे। बेटी अनु की भविष्य की चिंता थी। धीरे धीरे दिन निकलता जा रहा था। अनु एक कमरे में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसे खुद की सुध नहीं थी तो बच्चों की क्या रहेगी। सविता जी सुबह उठकर दोनों बच्चों को संभालने में लग जाती। पूरा दिन उन्हें नहलाने में, खिलाने का, देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी सविता जी ने अपने ऊपर ले ली थी, ताकि रूपा को बच्चों की वजह से कुछ कहने का मौका ना मिले। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम रूपा के साथ किचन में भी करती, ताकि बहू ये ना कह सके कि उनकी बेटी और बच्चों की वजह से उनका काम बढ़ गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रूपा का मुंह हमेशा बना ही रहता था। हमेशा छोटी छोटी बात को लेकर सविता जी से लड़ने लगती। धीरे धीरे 1 महीना निकल गया। एक दिन रूपा ने कहा, माँ जी अब कब तक बैठ के ऐसे खिलाएंगे? उन्हें भी तो कुछ काम करने को बोलिए। बैठने से दुख कम हो जाता है क्या? घर के कामों में हाथ बटाए तो मन भी बहल जाएगा, मेरा भी काम में मदद मिलेगी। ऐसे ही तो दुख ससुराल में भी मना रही होगी, तभी तो ससुराल वालों ने भगा दिया। आप माँ हो, आप बर्दाश्त करो, मुझसे नहीं हो सकता। बेटी के लिए इतनी तीखी बातें सुन
सविता जी ने कहा, बहू कुछ तो शर्म किया कर, इतनी बड़ी आफत आई है उसके ऊपर और तुम्हें काम की पड़ी है। काम तो करती हूँ ना मैं, कौन से काम में हाथ नहीं बटा देती तेरा। तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम छोड़ दो, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूँगी, लेकिन खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो। अरे वाह माँ जी, आप में तो बड़ी ताकत आ गई है बेटी के आने से। उससे पहले तो एक गिलास पानी भी लेकर पीने में बड़ी मेहनत लगती थी। अब क्या ही बोले सविता जी, जब बहू इतना नीचे गिर जाए तो उसके साथ जबान लड़ाने से तो अच्छा है कि चुप हो जाओ। और सविता जी की इसी छूट का फायदा लगातार रूपा उठाए जा रही थी। अब तो रूपा दिन पर दिन घर में और भी कलेश करती गई। उसके मन में बस एक ही डर रह गया था कि पूरी जिंदगी अब अनु और उसके बच्चे यही रहेंगे। इतने लोगों का बंधन, इतने लोगों की जिम्मेदारी अब उसे ही उठानी पड़ेगी। इसलिए वो किसी भी कीमत पर अनु को यहाँ से हटाना चाहती थी। इसलिए जानबूझकर किसी न किसी छोटी छोटी बातों पर कलेश करती। सब कुछ जानने के बाद अनु चली भी जाती, पर सविता जी ने उसे अपनी कसम दे रखी थी। ऐसा नहीं था कि अनु रूपा की बातें नहीं सुनती थी, सुनती भी थी और समझती भी थी, लेकिन सच में बेचारी इतनी मजबूर थी, आखिर जाए तो जाए कहाँ। ऊपर से अनु के बच्चे स्कूल जाने लगे थे, उनके भी खर्च बढ़ गए थे। नरेश जी जो पेंशन पाते थे वो घर खर्च, उनकी दवाई सविता जी की दवाई में ही चले जाते। इसलिए नरेश जी ने सौरभ से कहा, सौरभ जहाँ पर तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं वहीं पर अनु के बच्चों को भी डाल दो। सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो हमें ले जाने में आसानी रहेगी। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है मेरे बेटे की फीस कितनी लगती है? पूरे 8,000 उसके महीने की। और आप चाहते हैं कि मैं अनु के दोनों बच्चों को भी उसमें डाल दूं ताकि मेरी सारी सैलरी इसी में खत्म हो जाए। मुझे इतना शौक नहीं चढ़ा है अपने पैसे बर्बाद करने के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सौरभ? वो तुम्हारी बहन है, बेटी है इस घर की। बेटी घर की नहीं, बेटी आपकी है। बीच में बोल पड़ी रूपा। इसलिए आप पढ़ाओ उनके बच्चों को, पेंशन तो पाते हो ना, उसी से पढ़ाइए। जितना बजट बनता है वैसे ही स्कूल में आप दाखिला दिला दो। मैं अपने बच्चों की स्कूल में सबको डालकर उसकी पढ़ाई बर्बाद नहीं करवाना चाहती। जाओ सौरभ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम ऑफिस जाओ। इनका तो रोज का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उसने सौरभ को जैसे ही ऑर्डर दिया, सौरभ भी चोरू का गुलाम तुरंत ऑफिस के लिए निकल पड़ा। एक बार भी नरेश जी के चेहरे पर आए हुए दर्द को देखा भी नहीं। सौरभ के जाने के बाद रूपा भी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे खड़ी सविता जी सब कुछ देख रही थी। पति की इतनी बेइज्जती देख रो पड़ी। नरेश जी ने सविता जी को चुप कराते हुए कहा, मत रो सविता, तुम क्यों रोती हो? देखो तुम अगर ऐसे ही बार बार रोती रहोगी तो मैं टूट जाऊंगा। सही तो कहा बहू ने, पेंशन तो पाता हूं ना मैं, अपनी बेटी के खर्च आराम से करूंगा, तुम चिंता ना करो। और नहीं भी होगा तो अभी भी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं कोई भी छोटा मोटा काम करके और भी पैसे ले लूंगा। माँ बाप की बातें अनु ने भी सुन ली थी, साथ साथ भाई भाभी का व्यवहार भी अपनी आंखों से देख लिया था। वो समझ गई थी कि शादी के बाद लड़कियों का ना मायका होता है ना ही ससुराल होता है। वो सब के होते हुए भी किसी की नहीं होती है। उसने एक बार अपने बच्चों को देखा, माँ का दिल था, अपने दुख दर्द को भूल बच्चों का भविष्य उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। इसलिए उसने अपने आप को समझाकर बच्चों की खातिर घर से बाहर कदम रखना चाहा। कुछ भी करती, ट्यूशन पढ़ाती, छोटी मोटी नौकरी करती, स्कूल में पढ़ाती, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए उसे अपने आप को संभालना ही होगा। मन ही मन सोचते हुए अनु ने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हो? आप परेशान मत हो। मेरे पति मरे हैं लेकिन मैं जिंदा हूँ। मेरे बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं कुछ करती हूँ। मैं आज ही देखती हूँ किसी स्कूल में अगर मुझे टीचर की नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी भी ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे अनाथ वाली जिंदगी नहीं जीने दूंगी। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी अनु। बेटी की बातें सुन नरेश जी भी तड़प उठे और बोले, नहीं बेटा, मेरे रहते हुए तू नौकरी क्यों करेगी? तेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, तेरा बाप तो है ना। कहते हुए अनु को गले लगा लिया। आज पहली बार बाप बेटी गले लगाकर खूब जी भर के रोए। कुछ दिनों बाद अनु ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और उसे स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई।
अब वो स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन एक दिन रूपा जाने कौन सी बात लेकर उठ गई। चिल्लाते हुए सबको सुनाते हुए कहने लगी, मैं इस घर की नौकर हूँ जो सब लोग लाट साहब बनकर कमाने चले जाते हैं और मैं सबके बच्चों को पालूं, तनख्वाह मिलती है मुझे। आज के बाद ना मैं किसी के बच्चे के लिए खाना बनाऊंगी और ना ही टिफिन दूंगी। इतनी ताकत नहीं रहेगी मेरे अंदर। जिसको करना है अपना काम खुद कर ले। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो लगातार अनु को सुनाई जा रही थी। भाभी की इतनी तीखी जली कटी बातें सुन अनु रोने लगती है और कहती है, पापा माँ सच ही तो कह रही है भाभी, आखिर कब तक हम सबका भार उठाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने लिए एक छोटा सा किराए का घर ले लेती हूँ। मेरी वजह से कब तक आप लोग भाभी की ऐसी जली कटी सुनते रहेंगे। इस बुढ़ापे में भी माँ को मेरी वजह से कितना काम करना पड़ता है। मैं अपने आप को तो संभाल नहीं पा रही, ऊपर से रोज रोज के कलेश। मुझ में इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। माँ मैं टूट चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना बड़ा ठोकर लगा है, अब मैं पत्थर की हो चुकी हूँ, खुद को संभाल लूंगी। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी अनु। उसकी बातें सुन आज नरेश जी का कलेजा फट गया था और उन्हें अपने बहू पर इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में उठकर सीधे बहू के पास गए और चीखते हुए बोले, बहू खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरी बेटी को एक भी शब्द कहा, तुम होती कौन हो उसे कुछ कहने वाली। तब तक सौरभ बीच में आ गया और बोला, पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी बहू है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बहू है तो अपने हद में रहे। अनु इस घर की बेटी है, मेरी बेटी है। इसे किसने अधिकार दिया उसके लिए इतनी बदतमीजी से बोलने की? और कौन से घर की बात कर रही हो? कौन से खर्चे की बात कर रहे हो? कितना खर्च उठाया तुमने आज तक? आज तक तो तुम लोग अपने खर्च नहीं उठा पाए, मेरी बेटी के खर्चे कहाँ तक उठाओगे? एक काम करो, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है ना, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है ना, तो जाओ, निकलो अभी के अभी मेरे घर से निकलो। पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? वो आपकी बहू है, इस घर से क्यों जाएगी? उसके पति का घर है, मेरा घर है। बेटा जैसे ये तुम्हारा घर है वैसे ही अनु का भी घर है। जो दुख तकलीफ सहकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है, उतनी ही तकलीफ से उसने अनु को भी पैदा किया है। अगर तुम हमारे बेटे हो तो वो हमारी बेटी है, उसका भी इस घर में बराबर का हक है। और सबसे बड़ी बात, ये घर तुम्हारे नाम तो है नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये घर ना तुम्हारा है ना मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। इसलिए जिसको भी तकलीफ है, जिसको भी यहाँ के लोग पसंद नहीं है, वो अभी के अभी ये घर छोड़कर जा सकता है। मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं इसे किसे दूंगा किसे नहीं दूंगा। आज अपने पापा का ऐसा रौद्र रूप देख पहली बार सौरभ चुप हो गया था। डर तो रूपा भी गई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, पापा जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर पर बेटे का हक नहीं होगा तो और किसका हक होगा? सही कहा बहू तुमने, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, खास करके हक के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हो। तो ये तो जानती होगी ना कि आजकल लड़कियों का भी हक बराबर का होता है, वो भी बराबर की हिस्सेदार होती है। जितना घर सौरभ का है उतना ही घर अनु का भी है। इसलिए खबरदार, अगर मेरी बेटी के लिए आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी गंदी बातें निकली तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना है। तुम बेशक जा सकती हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है, लेकिन अनु यही रहेगी, इसी घर में रहेगी और पूरे हक के साथ रहेगी। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा या फिर आधा आधा बंटवारा कर दूंगा। नरेश जी का गुस्से वाला लाल लाल चेहरा देखकर डर गई थी रूपा और धीरे से बोली, पापा जी इसमें बंटवारे वाली बात कहाँ से आ गई? उसे लगा कि अगर सच में नरेश जी का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो कहीं सब कुछ अनु के नाम ना कर दे, फिर तो उसे सब कुछ से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए चतुर चालाक लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया और मीठी जबान निकालते हुए कहने लगी, पापा जी अगर आप दीदी को इस घर में रखना चाहते हैं तो रखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सही कहा आपने, जितना हक लड़के का होता है उतना ही हक लड़कियों का भी होता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि दीदी कभी भी यहाँ पर अपना हक लेगी। बाकी जब तक रहना चाहे या जब तक क्या पूरी जिंदगी रहे, दोनों बेटियां हैं, उनकी शादी हो ही जाएगी, दोनों बच्चे अपने अपने घर चली जाएगी। फिर दीदी ये घर लेकर करेंगी भी क्या? इससे अच्छा है आप बंटवारा के बारे में ना सोचे। दीदी जब तक रहना चाहती है वो आराम से रह सकती है। रूपा का लोमड़ी जैसा सातिर दिमाग चला। रूपा के मुंह से इतना सुनते ही
नरेश जी ने राहत की सांस ली। वो कौन सा बहू बेटे को घर से बाहर निकालने वाले थे, उन्हें तो बस रूपा को डराना था, इसलिए उनका तीर भी निशाने पर लगा। नरेश जी तो चाहते ही थे कि पूरा परिवार मिलकर एक साथ खुशी से रहे। फिलहाल नरेश जी को खुशी इस बात की थी कि बहू को कुछ तो ऐसा डर है जिससे कि बाकी की जिंदगी चैन से गुजर सकती है। ये तो वही कहावत हो गई ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। यही हाल रूपा का था। जब तक सब प्यार से बातें कर रहे थे तब तक तो वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, तांडव कर रही थी। और जैसे ही नरेश जी ने अपना असली रूप दिखाया, अपना फैसला सुनाए, वैसे ही उसकी सट्टी पट्टी गुम हो गई। जिस अनु को फूटी आंख से नहीं देखना चाहती थी, उसी अनु को पूरी जिंदगी अपने साथ रखने के लिए राजी खुशी से तैयार भी हो गई। खैर, रूपा जिस भी लालच में मानी हो, कम से कम राहत वाली बात ये थी कि अनु को अब कहीं भी अलग घर लेकर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने माँ बाप के साथ ही रहेगी। दोस्तों, अकेली औरत की जिंदगी आसान नहीं होती, खास करके दो छोटे छोटे बच्चों के साथ। और ये बात ना मैं समझ सकता हूँ और ना ही आप समझ सकते हैं। ये तो वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।